लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लास्ट मिनट मैराथन सेशन में। देखिए, पेपर 1 के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज है 28 दिसंबर और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं आज, जैसा कि आपसे एनटीए पूछेगा, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से जवाब दीजिएगा सभी क्वेश्चंस का। और ये भी काउंट जरूर करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जवाब आपको हर क्वेश्चन के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब अपना लिख देना है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि देखिए, साथ ही साथ अपने पुराने भी जितने भी अभी तक आपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं सारे रिवाइज करते रहिए, और उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। रिवीजन जो है वो ही एक की है, और डरना बिल्कुल नहीं है। अपने पूरे क्षमता के साथ जाके और एग्जामिनेशन में अपीयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप लोग के लिए लेके आते रहें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संख्यानात्मक अनुसंधान की हैं। पहला ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डेटा, यानी इसमें संख्यानात्मक डेटा शामिल होता है। दूसरा ऑप्शन है इट फोकसेस ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, या अर्थ की व्याख्या पर केंद्रित होता है। तीसरा ऑप्शन है इट एम्फेसाइजेज मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, या माप और पर्यवेक्षण पर जोर देता है। और चौथा ऑप्शन है इट यूजेज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस, यानी यह डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, और मल्टीपल करेक्ट है तो आपको वो ऑप्शंस लिखने होंगे जो आपको लगता है कि सही है फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक शोध। बताइए। तो चलिए, इसमें हम पहले ऑप्शन को देखें तो इट इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डेटा। देखिए, मात्रात्मक शोध जो होता है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, ये नंबर्स के साथ डील करता है, याद रखिएगा। और जब नंबर्स के साथ डील करेगा यानी वहां पर न्यूमेरिकल डेटा होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए एक सर्वे लीजिए जहाँ पर स्टूडेंट का ग्रेड या टेस्ट स्कोर हमें पता करना है, तो वहाँ पर नंबर्स ही तो आप जानोगे कौन सा ग्रेड है या क्या टेस्ट स्कोर रहा, 100 में से कितना स्कोर हुआ। ये सभी क्या है, ये सभी नंबर्स हैं। तो ये तो बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन तो सही होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। दूसरा ऑप्शन है इट फोकसेस ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, यह अर्थ की व्याख्या पर केंद्रित होता है। जब हम किसी चीज के व्याख्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज को जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वहां पर हम नंबर्स के बजाय डिस्क्रिप्शन देते हैं। और वो भी कैसा डिस्क्रिप्शन? हम इसको कहते हैं नरेटिव डिस्क्रिप्शन, यानी नरेट करते हैं हम। और नरेटिव डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, ये हमेशा क्वालिटेटिव में होता है, याद रखिएगा। गुणात्मक में होता है, ना कि मात्रात्मक शोध में। यहाँ पर हम थीमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, ओपन एंडेड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, आप घूमने गए तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर। तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और आप इसका जो जवाब देंगे वो उसी तरीके से देंगे। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं आता, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन है इट एम्फसाइजेस मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यह माप और परीक्षण पर जोर देता है। बिल्कुल सही है। देखिए, आप नंबर्स के जरिए ही तो मापते हैं ना। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होते हैं ना, वो हैवली रिलाई करते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट पे। जैसे किसी का हाइट मापना है, किसी का वेट मापना है, किसी का स्कोर अगर आपको चेक करना है, तो ये सभी चीज़ें जो है ना मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन वाले ही पॉइंट में आता है। तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन इट यूजेज स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस, ये भी सही है। देखिए, सांख्यिकीय जो पद्धतियां हैं, तरीके हैं, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस का नाम आपने सुना होगा, रिग्रेशन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का नाम आपने सुना होगा। ये सभी जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए, और ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये सांख्यिकीय तकनीक है। तो इनका उपयोग होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, और इसलिए ये भी होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी। तो अगर कमेंट सेक्शन में आपने ये वाला ग्रुप ए, सी और डी मेंशन किया है, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मल्टीपल करेक्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। निम्नलिखित में से कौन से गैर संभावनात्मक नमूना विधियां हैं? पहला ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरा ऑप्शन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, और चौथा ऑप्शन है स्नोबॉल सैम्पलिंग। साधारण यादृच्छिक नमूना, स्तरबद्ध नमूना, सुविधाजनक नमूना, स्नोबॉल्स नमूना। बताइए इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल्स हैं? एक से अधिक करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक ऑप्शन।
देखिए, अगर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में बात करें ना, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि सबको बराबर मौका मिलता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स में जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, इसमें हमारा एम होता है कि हम पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दें, सबको बराबर मौका मिले, फेयर मौका मिले। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इसके जस्ट उलट होता है। अब एक और चीज़ बता दो कि देखिए, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में आप स्ट्रैटा में तो बाँटते हैं, है ना? अलग-अलग ग्रुप्स में बाँटते हैं। लेकिन ये जो है ना, वो एक तरीके से हम देखें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर में नहीं आता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में आता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, क्योंकि इसमें भी सबको बराबर मौका मिलता है, बस आपने ग्रुप डिसाइड कर दिया। लेकिन कन्वेंस सैंपलिंग में क्या होता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग में जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उनको सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द ईज़ ऑफ एक्सेस। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप जो है वो कुछ बच्चों का सैंपल लेके आइए, उनसे पता करिए कि हाँ, किनको-किनको जो है वो सर्दी जुकाम हुआ है। आपने अपने घर के नज़दीक वाले ही बच्चों को बस टेस्ट कर लिया, यानी क्योंकि ईज़ी था आपके लिए वो, तो वो कन्वीनियंस के हिसाब से आपने कर लिया। तो वहाँ पर जो है ना, ये जो हम कहते हैं कि बायसनेस आ जाता है। और जैसे कोई भी लोग, अगर आप इंटरव्यू करना है और आपके पास में एक मॉल है, वहीं पे आप पहुँच गए और इंटरव्यू कर लिया, तो उससे पूरे सैंपल को आप थोड़ी रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो जाता है कन्वेंस सैंपलिंग। और स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है, रेफरल्स इन्वॉल्व होता है। अब रेफरल्स क्या होते हैं कि मान लीजिए कि कोई बहुत ऐसे लोगों का इंटरव्यू करना है जिन तक पहुँचना आपके लिए मुश्किल है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो वहाँ पर आप जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो दूसरों को सजेस्ट करेंगे और 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके, तो एक स्नोबॉल है। और जब जैसे ये जैसे आप जाओगे जहाँ जहाँ भी कहीं बर्फबारी होता हो, तो वहाँ लोग स्नोबॉल बनाते हैं और उसको जो है ऊँचाई से ले जाकर और लुढ़का देते हैं, और ऐसे ही ऐसे जाता रहता है। वैसा ही ये है, स्नोबॉल सैंपलिंग में यही होता है कि एक के बाद 2, दूसरे के बाद तीसरे तक पहुँचते हो आप। और ये हिडन पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए, जैसे ड्रग यूज़र्स को आपको अगर उनका इंटरव्यू करना है कि भाई वो ड्रग क्यों लेते हैं या क्या प्रॉब्लम, तो इसके लिए जो है वो क्या करोगे, आप जो है ना, धीरे-धीरे करके उन तक पहुँचोगे। डायरेक्टली उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप थोड़ी डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन ड्रग यूज़ करता है, कौन नहीं। तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, तो सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी और डी। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ अ केस स्टडी इन रिसर्च? अनुसंधान में केस अध्ययन के कौन से फायदे हैं? पहला ऑप्शन है, प्रोवाइड्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इशू, ये जटिल मुद्दों की गहरी समझ प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है, अलाउज फॉर जनरलाइजेशन टू लार्ज पॉपुलेशन, या बड़े जनसंख्या समूहों में सामान्यीकरण की अनुमति देता है। तीसरा ऑप्शन है, इट फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ रेयर और यूनिक फेनोमेना, ये दुर्लभ और अद्वितीय घटनाओं का अध्ययन करने में मदद करता है। और चौथा ऑप्शन है, इट एनेबल्स लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन, ये दीर्घकालिक अवलोकन की अनुमति देता है। तो बताना है आपको एडवांटेजेस एक केस स्टडी का रिसर्च में क्या होगा, क्या होंगे इसके फायदे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए और मैं एक-एक ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, केस स्टडी के बारे में अगर बात करें, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोवाइड्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इशू। केस स्टडी करता क्या है, एक सिंगल कोई भी फेनोमेना या सिंगल कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेगा, कोई भी सब्जेक्ट उठा लेगा और उसको बहुत ही डीपली स्टडी करना। जैसे आपने कोई भी एक रेयर एनिमल के स्पीसी को उठा लिया, कोई भी रेयर एक एनिमल जो कि बहुत दुर्लभ है, जो मिलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, उसको आपने उठा लिया और उसको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करने लगे आप, तो वो क्या होगा, केस स्टडी कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर केस को आपने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया। ये केस स्टडी किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे इंडस्ट्री में कोई बहुत अच्छा कर रहा है, अगर उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी फेल हो गई है, उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, ये सभी जो है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तो ए ऑप्शन तो होगा ही होगा। जटिल मुद्दों की गहरी समझ प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है, इट अलाउज फॉर जनरलाइजेशन टू लार्ज पॉपुलेशन। तो देखिए, अगर हम लार्ज पॉपुलेशन को जनरलाइजेशन के बारे में बात करें, तो केस स्टडी को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर केस में, एक पर्टिकुलर माहौल में वो हुआ है ना? तो ये नहीं है कि ज़बरदस्ती कि आप सबके लिए वो सूटेबल कर दोगे। लार्ज स्केल क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है ना, वो चीज़ें लागू नहीं होती हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आप इसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते हो। केस स्टडी का वो किसी पर्टिकुलर केस में जो है वो काम आ सकता है।
और ये बहुत स्पेसिफिक केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चुने हुए चुनिंदा केसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आप भी उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में वो केस स्टडी आप कर रहे हो, तो आपके काम आएगा। ये नहीं है कि सबके लिए वो काम आ जाएगा। फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ रेयर और यूनिक फिनोमेना, बिल्कुल सही है। देखिए, ये दुर्लभ या अद्वितीय घटनाओं का अध्ययन करने में मदद करता है। केस स्टडी आइडियल होता है अगर आप एक ऐसी घटना को उसके बारे में बहुत गहन अध्ययन करना चाहते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली अगर नहीं होता है, बार-बार ये नहीं होता है। जैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, रेयर है बहुत ज़्यादा, तो बार-बार नहीं होता है, तो जब वो होगा तो उसका बहुत इन डेप्थ स्टडी आप करेंगे। तो सी भी होगा। और अगर हम डी ऑप्शन बात करें, एनेबल्स लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन, तो देखिए केस स्टडी में रिसर्चर्स जो है ना वो चेंजेस जो लंबे अवधि के लिए होता है उसको भी देखते हैं। जैसे कैसे एक पेशेंट है जो कि सर्जरी के बाद कैसे रिकवर हो रहा है, इसको अगर वो स्टडी करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। यानी दीर्घकालिक अवलोकन की अनुमति ये देता है, और ये इसका सही उत्तर ये भी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल प्रिंसिपल्स इन कंडक्टिंग रिसर्च? अनुसंधान करने में कौन से नैतिक सिद्धांत हैं? पहला ऑप्शन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सूचित सहमति। दूसरा ऑप्शन है एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गुमनामी और गोपनीयता। तीसरा ऑप्शन है डिसेप्शन टू पार्टिसिपेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसर्च, शोध के लाभ के लिए प्रतिभागियों को धोखा देना। या फिर चौथा ऑप्शन है अवॉइडिंग हार्म टू पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागियों को हानि से बचाना। प्रश्न आसान है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आप देंगे। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है और मल्टीपल करेक्ट आंसर इसका देना है आपको, तो एक से अधिक करेक्ट हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए आप आंसर करिए, है ना। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है, अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में आप कंजूसी करते हैं, लाइक किया करिए। और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपने अनुभव शेयर करिएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। देखिए, अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में बात करें ना, तो एथिकल प्रिंसिपल सबसे पहले तो बात कर रहा है। नैतिक सिद्धांत, आप रिसर्च करते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखते हो नैतिकता के, अगर हम सिद्धांत के बारे में बात करें, एथिकल प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है ना, पार्टिसिपेंट्स को आप जो है ये समझाना होगा आपको कि रिसर्च जो है वो क्या है, किस बारे में है, और उनको वॉलंटरीली एग्री करना होगा। वो खुद से आके बोलेंगे कि हाँ, मैं इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहता या चाहती हूँ। ठीक है? तो आप उनसे एक कंसेंट फॉर्म ज़रूर साइन करवा लें, ताकि ये हो कि आपको बाद में कोई लीगल प्रॉब्लम भी ना हो, और साथ ही साथ वो लोग जो है ना सब कुछ जान के और साइन करके उसके बाद पार्टिसिपेट करें। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एथिकल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं तो। तो सूचित सहमति, ये तो होगा ही होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, देखिए आप जो है वो जिन भी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, उनके डेटा का प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। उनको आप प्रोटेक्ट करोगे, उनके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करोगे कि भाई कौन है, किसी को पता ना चले। आपके स्टडी में वो भले ही उनको आपने शामिल किया है, लेकिन बाहर पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक जो है लाइफ है, पर्सनल लाइफ होता है। तो आप जो है आईडी नंबर असाइन कर सकते हैं नाम के बजाय, है ना, ताकि उनका नाम पब्लिक ना हो, तो कोई आईडी आप असाइन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो गुमनामी और गोपनीयता बनी रहेगी, एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी। ये भी एथिकल प्रिंसिपल के अंदर आता है। रिसर्च कंडक्ट करते समय आपको ध्यान में रखना होगा। जिस भी पॉपुलेशन को, जिन भी पार्टिसिपेंट्स को वहाँ पर अपने रिसर्च में आप शामिल कर रहे हैं, उनकी एक-एक डेटा का आपको ख्याल रखना है कि बाहर लीक ना हो। डिसेप्शन टू पार्टिसिपेंट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसर्च, शोध के लिए प्रतिभागियों को धोखा देना कभी नहीं। आप प्रतिभागियों को कभी भी धोखा नहीं देंगे शोध के लिए। और एथिकल रिसर्च इसी बारे में, एथिकल प्रिंसिपल इसी बारे में बात करते हैं कि आप पर्सनल गेन को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, रिसर्चर के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए कभी भी आप पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसका सही उत्तर। और अवॉइड हार्म टू पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल सही है। प्रतिभागियों को हानि से आपको बचाना होगा। उनकी सेफ्टी इंश्योर करना आपके हाथ में है। वो चाहे सेफ्टी फिजिकल लेवल की सेफ्टी हो, वो चाहे सेफ्टी इमोशनल सेफ्टी हो। फर्ज करिए कि आप जो है ना वो रेप विक्टिम्स जो हैं, जो भी रेप विक्टिम्स हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कैमरा रख रहे हैं तो आपको ब्लर करना होगा उनका चेहरा, या फिर उनका चेहरा ढकवा दीजिए, सबसे बेहतर वो होगा, है ना। इसके बाद नाम जो है वो आपको या तो एनोनिमस रखना होगा या फिर नाम को बदलना होगा। उसके बाद
आपको उनका जो जहाँ पर एड्रेस है जो भी है उसको आपको बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना होगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि उनको इमोशनली पहले से ही वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, और फिजिकली जो है उनको कोई हार्म ना करे और वो खतरे में ना आए, इसके लिए ये चीज़ें करनी होंगी आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ए, बी और डी। ये अगर आपने यही तीनों ऑप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है तो आपका ये प्रश्न जो है सही है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च? गुणात्मक अनुसंधान में डेटा संग्रहण के कौन से तरीके हैं? पहला ऑप्शन है सर्वे एंड क्वेश्चनायर, सर्वेक्षण और प्रश्नावली। दूसरा ऑप्शन है इंटरव्यू, साक्षात्कार। तीसरा ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। और चौथा ऑप्शन है फोकस ग्रुप डिस्कशन, फोकस समूह चर्चा। बताइए इनमें से कौन सा मेथड वो है डेटा कलेक्शन का जहां पर क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, क्वालिटेटिव रिसर्च में जिसका उपयोग होता है। आज के जितने भी प्रश्न होने वाले हैं मैं आपको बता दूं, ये रिसर्च एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन होने वाले हैं, तो एक पर्टिकुलर यूनिट का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च कह रहा है, बताइए। अगर मैं पहले ऑप्शन के बारे में बात करूँ, सर्वे और क्वेश्चनायर, तो सर्वे और क्वेश्चनायर जो होते हैं ना, क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड सर्वे कराते हैं, क्वालिटेटिव नहीं, है ना। सर्वे में आप क्योंकि नंबर्स लिखते हैं, क्वेश्चनायर में भी आप कई बार वो उसमें नंबर्स शामिल होते हैं ना कि कितने पॉइंट स्केल पे ये काम हो रहा है, तो प्री डिफाइंड चॉइसेस होते हैं वहाँ पे, है ना। और जहाँ भी ये चॉइस वाली बात आए, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, और ऑब्जेक्टिविटी आए तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होता है। सर्वे और क्वेश्चनायर तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटरव्यू बिल्कुल सही होगा। इंटरव्यू जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का एक बहुत बेहतर तरीका है डेटा कलेक्ट करने का। इंटरव्यू में आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, खुला सवाल जो होता है जिसमें आप डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई भी एक मरीज है, पेशेंट है, तो उनका हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस कैसा रहा ये आपने डायरेक्टली पूछ दिया, तो वो खुद ही बताएंगे कि हॉस्पिटल में ये चीज़ें थी, ये प्रॉब्लम्स थे जो कि मुझे फेस करना पड़ा। तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ये होगा। ऑब्जर्वेशन, देखिए रिसर्चर डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं सब्जेक्ट को। जैसे क्लासरूम बिहेवियर आपको अगर बच्चों का देखना है, अगर स्टूडेंट्स का देखना है, तो वो क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा कलेक्शन का एक तरीका है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, तो ये भी शामिल होगा। फोकस ग्रुप डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होते हैं जहाँ पर आप जो है ना मान लीजिए मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, किसी का ओपिनियन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप फोकस ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, और ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च के डेटा कलेक्शन का एक टेक्निक है। तो ये भी जो है इसमें शामिल होगा, यानी बी, सी और डी, ये तीन ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। और साक्षात्कार, अवलोकन और फोकस समूह चर्चा, ये इसका सही उत्तर होगा। सर्वेक्षण और प्रश्नावली नहीं होगा। छठे प्रश्न पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इन रिसर्च? अनुसंधान में वैधता के कौन से प्रकार हैं? पहला ऑप्शन है इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता। दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाह्य वैधता। तीसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, निर्माण वैधता। या फिर चौथा ऑप्शन है एथिकल वैलिडिटी, नैतिक वैधता। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इन रिसर्च, अनुसंधान में वैधता के कौन से प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। एक से अधिक सही हो सकते हैं, पहले ही बता रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। देखिए अगर इंटरनल वैलिडिटी के बारे में बात करें ना, तो इंटरनल वैलिडिटी ऑफ कोर्स एक रिसर्च का वैलिडिटी का टाइप होता है जहां पर आप जो मेजर करते हैं कि जो स्टडी है, जो भी आप शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, वो एक्यूरेटली स्टैब्लिश कर रहा है कि नहीं, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। एग्जाम्पल के लिए ये इंश्योर करना कि भाई कंपाउंडिंग वेरिएबल्स तो नहीं है आपके रिसर्च में, इसके लिए आप क्या करते हैं, इंटरनल वैलिडिटी जाते हैं, तो मेजर करते हैं कि वेदर द स्टडीज एक्यूरेटली एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये इंटरनल वैलिडिटी में आता है, और ये होगा, ये भी एक टाइप का वैलिडिटी होता है, तो ये तो होगा ही होगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी भी एक टाइप का वैलिडिटी होता है। ये डिटरमाइन करता है कि जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी चीज़ें आपको मिली हैं रिसर्च करके, वो दूसरे सेटिंग में, दूसरे पॉपुलेशन पे अप्लाई होती हैं कि नहीं, है ना। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप जिन पॉपुलेशन पे काम करो वहीं अप्लाई होती हैं। एक नया टीचिंग मेथड आपने निकाला, उसको आप एक स्कूल में ही सिर्फ चेक कर रहे हो, तो फिर वो एक्सटर्नल वैलिडिटी कैसे पता चलेगा? तो कई स्कूल्स में चेक करके आपको पता करना होगा, वो होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता तो होता ही होता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? तो ये इंश्योर करना कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेज़र करेगा जो वो इंटेंड कर रहा है मेज़र करना। यानी कि मान लीजिए कि आप जो है वो एक आपने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जो कि टेस्ट का स्कोर मेज़र कर रहा है, तो वो
अगर आप मेज़र कर रहे हो तो वो टेस्ट का ही स्कोर मेज़र करे, ना कि कुछ और मेज़र कर ले। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जहाँ पर एक मैथ टेस्ट अगर मैथमेटिकल एबिलिटी को मेज़र कर रहा है तो वो सही है। ऐसा ना हो कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेज़र करना लगे। तो निर्माण वैधता इसको हम कहते हैं कि जिस चीज़ को आप मापने के लिए जा रहे हो वही चीज़ आप माप रहे हो उस स्केल से या उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देखिए एथिकल वैलिडिटी जो होता है ना, वो अगर हम बात करें तो एथिकल वैलिडिटी, नैतिक वैधता, ऐसा कोई टाइप का वैलिडिटी रिसर्च में नहीं होता है। हाँ, एथिकल प्रिंसिपल्स ज़रूर होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर एथिकली कोई चीज़ वैलिड नहीं है तो उसको रिसर्च नहीं माना जाएगा, है ना? तो एथिकल वैलिडिटी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ए, बी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी, है ना? आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दिया हो। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोचेज? बताना है गुणात्मक अनुसंधान के कौन से दृष्टिकोण हैं, कौन सा इनमें से जो है ना प्रकार हैं गुणात्मक अनुसंधान या क्वालिटेटिव रिसर्च के। ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर फेनोमेनोलॉजी, बताइए क्या होगा। देखिए ग्राउंडेड थ्योरी जो है ये फोकस करता है थ्योरीज को। सबसे पहले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके और आंसर करिए। आपको बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि नहीं बोलूंगा तो आप लोग आंसर ही नहीं करेंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको आंसर करना है नीचे जाके, है ना? और ये मल्टीपल करेक्ट है तो एक से अधिक सही हो सकता है। ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में बात करें तो ये फोकस करता है थ्योरीज को डेवलप करने के बाद, और वो भी फ्रॉम ग्राउंड। तो अगर नए थ्योरीज आप डेवलप कर रहे हो बिल्कुल ही जो है वो शुरुआत से, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसी के अंदर से सारी चीज़ें आप कर रहे हो, उसके बाहर से कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे वर्क प्लेस डायनेमिक्स आपको समझना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पर जो है क्या माहौल है। तो उसके लिए उसी कंपनी का आप डेटा यूज़ करेंगे, बाहर का कहीं से नहीं, तो उसको हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप होता ही होता है। एथनोग्राफी, देखिए आप कल्चरल फिनोमेना को अगर स्टडी कर रहे हैं एक ग्रुप के अंदर, मान लीजिए कोई भी कल्चरल ग्रुप है, मान लीजिए कि कोई भी आप आदिवासी समुदाय के पास आप चले गए और उनके बिल्कुल डिटेल में उनके एक एक हाव भाव को आप समझना चाहते हो, है ना? एक ट्राइबल कम्युनिटी में उसके लिए आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है ना उस ग्रुप में बिल्कुल इमर्स होके बिल्कुल बिल्कुल उसमें शामिल होके ही उसको स्टडी कर सकते हो, तो उसको हम एथनोग्राफी कहते हैं। तो ये भी होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच होता ही एक, है ना? अब हमारा जो अगला है वो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ना ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ना कि क्वालिटेटिव। एक्सपेरिमेंट में आप जो है ना नंबर्स को शामिल करते हो, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करते हो आप, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होता, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और फेनोमेनोलॉजी, तो फेनोमेनोलॉजी क्या होगा? ये जो होता है ना, ये एक्सप्लोर करता है लिव्ड एक्सपीरियंसेस को, है ना? लिव्ड एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर एक्सप्लोर करता है, जहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई जैसे कोविड सर्वाइवर्स हैं, जो लोग जिनको कोविड हो गया था और वो जिंदा बच गए, तो उनके एक्सपीरियंसेस को आप समझना चाहो कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे जो है उनको क्या क्या दिक्कतें आई, तो आप एक फेनोमेना को समझ रहे हो। तो इसी को हम कहते हैं फिनोमिनोलॉजी, है ना? तो चलिए इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो सही उत्तर होगा 7वें प्रश्न का वो हो जाएगा ए, बी और डी, है ना? ए, बी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा? द्वितीयक डेटा के कौन से फायदे हैं? पहला है कि कॉस्ट इफेक्टिव, लागत कुशल। दूसरा ऑप्शन है टाइम सेविंग, समय का बचत। तीसरा ऑप्शन है मे लैक एक्यूरेसी, सटीकता की कमी हो सकती है। और चौथा ऑप्शन है प्रोवाइड्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च टॉपिक, अनुसंधान विषय का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा एडवांटेज होगा सेकेंडरी डेटा का? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा? देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में, तो सेकेंडरी डेटा, क्योंकि देखिए प्राइमरी डेटा में हमेशा ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल ही सिरे से स्टार्ट करना होता है। तो जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया गया है ना, उसमें एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, पैसे आपके कम लगेंगे, है ना? रिसोर्सेज कम खर्च होंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेंसस डेटा जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है कि जो भी जनगणना हो चुका है, तो जनगणना होने के बाद से खर्च क्या होगा? आपको उस डेटा को उठाना और उसके बेसिस पे आपको अपना फाइंडिंग देना है। तो ये तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो ये तो होगा ही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, ये भी मैं बता दूँ आपको, और मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। दूसरा है टाइम सेविंग, ये भी बिल्कुल होगा। देखिए सेकेंडरी डेटा जब आप यूज़ करते हैं ना, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में जो समय जाता है वो आपका समय पूरा बच रहा है। महीनों का काम लगता है तब जाके आपको डेटा मिलता है। सरकार अभी के डेट में सेंसस क्यों नहीं करा रही है? एक तो जो जनगणना है उसमें खर्च बहुत आता है और दूसरी चीज़ कि समय बहुत ज़्यादा लगता है ना? तो ये चीज़ जो है ना, इसीलिए सरकार बचती रहती है कि बार-बार जनगणना कराने से 10-10 साल पे होता है, वो भी डिले हो रहा है।
तो ये भी जो है एक शामिल होगा सेकेंडरी डेटा का फायदा। मे लैक एक्यूरेसी, देखिए सेकेंडरी डेटा जो है ना वो रेलेवेंस या एक्यूरेसी लैक करना जो है वो लैक कर सकता है, लेकिन ये एक एडवांटेज नहीं है सेकेंडरी डेटा का, है ना। ये तो बिल्कुल सही है कि एक्यूरेसी लैक कर सकता है, क्योंकि भाई ये सेकेंडरी डेटा आपने प्राइमरी रूप से तो इसको कलेक्ट नहीं किया है कि आपको पता होगा कि हाँ वो सटीकता है कि नहीं, तो सटीकता की कमी तो हो सकती है, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है ना कि एडवांटेज है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए तो भले ही ये सेकेंडरी डेटा के लिए सही है, लेकिन ये इसका एक जो है ना नेगेटिव पॉइंट है ना कि पॉजिटिव, इसलिए ये इसका ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए ये सिली मिस्टेक आप कर सकते हो एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना है आपको ये चीज। और अगला हमारा ऑप्शन है प्रोवाइड्स अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च टॉपिक, अनुसंधान विषय का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है, एक ब्रॉड ओवरव्यू देता है रिसर्च टॉपिक का। तो ये क्या एक सेकेंडरी डेटा का एडवांटेज होगा? बिल्कुल होगा। देखिए सेकेंडरी डेटा जो है ना ये एक वाइड स्कोप को कवर करता है। जैसे मान लीजिए डब्ल्यूएचओ का हेल्थ रिपोर्ट जो है आया, तो ये हेल्थ रिपोर्ट को आपने यूज़ किया, तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू देगा रिसर्च टॉपिक पे आपको। फिर आपको जो है उसमें जाके और उसके अंदर से अपने काम की चीज़ निकालना होगा। तो ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी, यानी लागत कुशल, समय बचत और अनुसंधान विषय का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। सेकेंडरी डेटा के ये फायदे हैं। अब हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है, अगर हमारा ये एक्सप्लेनेशन, हमारा ये क्वेश्चन कराने का तरीका आपको पसंद आ रहा है और हम ये चीज़ जो है ना लगभग 3 महीनों से ऊपर 4 महीने लगभग मान लीजिए 4 महीनों से ये चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आपको वो सारे वीडियोज़ देखने हैं तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। 100 से ऊपर 100 से ऊपर वीडियोज़ जो है वो आ चुके हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना ये स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, संख्यात्मक अनुसंधान विधियों के कौन से उदाहरण हैं बताना है आपको, है ना। तो बताइए मात्रात्मक अनुसंधान विधि इनमें से कौन से हैं? पहला है लॉन्गिट्यूडल स्टडी, दीर्घकालिक अध्ययन, दूसरा है फोकस समूह चर्चा या फोकस ग्रुप डिस्कशन, तीसरा है सर्वे रिसर्च या सर्वेक्षण अनुसंधान, और चौथा ऑप्शन है कंटेंट एनालिसिस या सामग्री विश्लेषण। बताइए इनमें से कौन से एग्जांपल्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एक से अधिक सही हो सकते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में बात करें ना तो ये वेरिएबल्स को ट्रैक करता है समय के साथ, है ना। सारे वेरिएबल्स को ट्रैक करना ओवर द टाइम, वेरिएबल्स को ये ट्रैक करता है ओवर द टाइम। एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस देख रहे हो 10 साल के अंतराल पे कि 10 साल तक जो है इनका स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे सुधार हुआ है। तो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आता है और ये ऑफ कोर्स जो है ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड ही है ना। क्योंकि आप जो इसमें अलग-अलग वेरिएबल्स चेक कर सकते हैं, तो ये तो होगा ही होगा। एग्जाम्पल है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च का। फोकस ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है ना। फोकस ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे समूह चर्चा होता है, अभी हमने बात किया था इसके बारे में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्वांटिटेटिव में। सर्वे रिसर्च, देखिए सर्वे रिसर्च में हमने बात किया था वहाँ पर कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। सर्वे में आप अलग-अलग पॉइंट्स, अलग-अलग नंबर्स लिखते हैं, कितने परिवार में लोग हैं, उनका इनकम कितना है, तो यहाँ पे नंबर शामिल होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर्स होते हैं जो कि न्यूमेरिकल डेटा गैदर करते हैं, है ना। इसमें जो डेटा आप इकट्ठा करते हैं वो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं। मान लीजिए आपने कोई शॉप खोला और उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे आप कर रहे हो, तो वो क्या है, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस पहले से रखे हुए हैं और लोग उसमें नंबर्स आपको जैसे आपने बोला कि बताइए फूड जो है वो टेस्टी था कि नहीं, इसमें आपने 5 तक का स्केल रखा हुआ है, लोग 5 आपको रेट करके जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका सर्वे रिसर्च में ही आ जाएगा और नंबर शामिल होते हैं यहाँ पर, है ना। कंटेंट एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं, सामग्री विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये क्वालिटेटिव में आता है ना। किसी भी प्रकार का अगर एनालिसिस हो रहा है तो वो आपका सर्वे सॉरी क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है, इसलिए ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन का सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं आज के इस अपने सेशन के आखिरी प्रश्न पर, 10वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक अनुसंधान की कौन सी विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है इट इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड एन इशू और फेनोमेना इन डेप्थ, इसे किसी मुद्दे या घटना को गहराई से समझने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंड कंक्लूसिव आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन, या अनुसंधान प्रश्नों का विस्तृत और अंतिम उत्तर प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है इट इज फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड, या लचीला और खुला समाप्त होता है। और दूसरा और चौथा ऑप्शन है
इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, या परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के विकास में मदद करता है। तो बताइए इनमें से कौन से वो विशेषताएं हैं जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के हैं, है ना? अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देना है, एक से अधिक सही हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, और मैं आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ना वो बहुत डिटेल में पहले समझा देता हूँ और फिर एक-एक ऑप्शन आपसे बताऊँगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है ना वो एक ऐसा रिसर्च अप्रोच है जहाँ पर आप जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम या फिनोमेना को, कोई भी एक समस्या को, या फिर कोई भी एक घटना को आप जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया पहले से। तो आप एक्सप्लोर करते हैं, है ना? इसमें नए-नए इनसाइट्स लेते हैं, आप नई-नई चीज़ें आपको पता चलती हैं, है ना? मान लीजिए कि समुद्र की गहराई में क्या है? अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है एक बहुत ज़्यादा गहरे समुद्र को, तो आप उस चीज़ को, फाइंडिंग को एक-एक करके जोड़ते हुए चलेंगे, हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे फर्दर रिसर्च के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक में कि भाई एक तो ये इन डेप्थ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना और पॉसिबल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ना ये ओपन एंडेड होता है और अडैप्टेबल होता है, नए इन्फॉर्मेशन जहाँ से इमर्ज हो रहा है। इसमें कोई फॉर्मल हाइपोथेसिस नहीं होता है, जो कि कन्फर्मेटरी रिसर्च में होता है। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ जो होते हैं ना वो हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं, इंस्टेड वो जनरेट करते हैं अपना एम, क्या एम है ना? और क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन, क्योंकि ये क्वालिटेटिव मेथड्स पे रिलाई होता है, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन, तो इससे हो सकता है। और प्रिलिमिनरी नेचर अगर हम देखें तो ये टिपिकली पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का, जहाँ पर एक फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्टडीज़ के लिए आप जो है ना एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कि एआई बेस्ड टीचिंग मेथड स्कूल में हम कैसे ले आ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम विद्यालयों में कैसे कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, तो इसकी फिजिबिलिटी की क्या इसको यूज़ करना फिजिबल होगा, यानी ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च हो जाएंगे इसमें। तो ये चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो अभी तक इस पे तो कुछ काम हुआ नहीं है, तो आपको एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में, तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें, इट इज़ कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड एन इशू और फिनोमेना इन डेप्थ, ये बिल्कुल सही है। देखिए किसी भी एक मुद्दा या घटना को गहराई से समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही। अभी तक उस पे कुछ काम हुआ नहीं है और वो कुछ नया है आपके सामने, या फिर उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, पुअरली अंडरस्टूड जिसे हम कहते हैं, यानी अभी तक किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, ऐसे एरिया में आप काम करना चाहते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट जॉब पे क्या होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। तो इसमें अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो इसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही काम आएगा, तो ए ऑप्शन तो होगा ही होगा। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंड कंक्लूसिव आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है ना ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे फोकस नहीं होता है, बल्कि इनिशियल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। तो एक डिटेल्ड और कंक्लूसिव आंसर आपको देगा या नहीं देगा ये बहुत कुछ आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारा इसमें नई चीज़ें कर रहे हो, तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसका सही उत्तर। ये अनुसंधान प्रश्नों का विस्तृत और अंतिम उत्तर प्रदान नहीं करता है ना? ये तो अंतिम और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट है, आप इसमें कुछ नया करते हो। हाँ, ये फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड ज़रूर होता है। ये लचीला और खुला नेचर का होता है, खुले प्रकृति का होता है। यहाँ पर आप जो है ना रिसर्च मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करते हो, नए इनसाइट्स इमर्ज होते हैं, नई-नई चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो ये तो बिल्कुल जो है वो होगा ही होगा। और इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, तो ये भी सही होगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ना ये ग्राउंड वर्क के तौर पे काम करता है, एक तरीके से कुछ बिल्कुल नया आप कर रहे हो आगे रिसर्च करने के लिए, तो उसके लिए ये काम आता है, तो ये भी इसमें होगा शामिल। ये परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के विकास में मदद करता है। ये लचीला और खुले खुले प्रवृत्ति का होता है, समाप्त वाला ये नहीं होगा, खुले प्रवृत्ति का होता है। और ये किसी मुद्दे या घटना को गहराई समझने के लिए किया जाता है, तो ये ACD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा। तो आई होप कि इसका भी सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, और मैं भी ये भी आशा करता हूँ कि आपको आज का ये हमारा जो डिस्कशन सेशन है ये पसंद आया हो। यहाँ पर आंसर की मेंशन है, और इस पर्टिकुलर जो हमारा क्लास है इसका PDF आपको रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ ज्ञानस्थली बाई अलका पांडे करके आप सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, है ना? और बताइएगा इस एक टॉपिक, जैसे एक रिसर्च टॉपिक हमने उठाया और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो क्या इस टाइप से आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपके लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा, कैसा रहा आपका अनुभव, सारी चीज़ें नीचे शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ आपसे अगले डिस्कशन सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।